नमस्कार। बिहार के राजनीति में जीतन राम मांझी के एक बयान के साथ और उस बयान के बाद लगातार जिस तरह की टीका टिप्पणियां शुरू हो चुकी हैं, उससे एक ऐसा भूचाल दिखता है कि वास्तव में सभी जाति अपने आप को एक दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश कर रही हैं। सामाजिक समरसता बिल्कुल विलुप्त होती दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि सामाजिक समरसता नाम की कोई बात ही नहीं है। यह जाति श्रेष्ठ है या यह जाति नीच है, इस तरह की बातें हो रही है। जबकि जीतन राम मांझी के उस बयान पर, उस भाषण पर, उस वक्तव्य पर अगर हम ध्यान दें तो हमें यह लगता है कि पूरे तरीके से अगर हम इन सब बातों को समझने की कोशिश करते हैं तो इसमें जीतन राम मांझी ने जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, गाली गलौज का जो प्रयोग किया है, यह कहीं से भी सही नहीं है। और वैसे एक नेता के लिए जिसका कद पूरे बिहार में इस तरह का हो कि वह कभी बिहार का मुख्यमंत्री भी रहा हो, इस तरह के नेता का इस तरह का वक्तव्य, ऐसा भाषण, ऐसी बातें कभी भी स्वीकार करने योग्य नहीं है। क्योंकि कोई भी जो एक राज्य का प्रतिनिधित्व करता है या कर सकता है, वैसे लोगों को सबका समर्थन होता है और बहुमत से ही ऐसे लोग कभी भी चुने जाते हैं। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो बहुसंख्यक लोग हैं, ज़्यादा संख्या में जो बहुमत है, वह उनका चुनाव करती है। आज की अगर हम बात करें तो जीतन राम मांझी आज जो है, जो सत्ता में जो दल है उसके साथ है, सहयोगी दल के रूप में है। लेकिन उनका जो ये इस तरह का जो अमर्यादित जो भाषा है, अगर इसके ऊपर हम गौर करें तो इसके पहले भी जीतन राम मांझी कई बार इस तरह के अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर चुके हैं। तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम बिहार के जो भी नेता हैं उनके बारे में इस तरह की बातें करें कि उनके अंदर जात पात की भावना कूट कूट कर नहीं भरी है। यहाँ के ज़्यादातर नेता ऐसे मिलेंगे जिनके अंदर जात पात की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, राजनीति की बात करते हैं या समाज की बात करते हैं, तो उसमें सभी जातों, सभी धर्मों को साथ लेकर चलने की बात होती है। लेकिन राजनीति में ऐसे ऐसे लोग पाए जाते हैं जो जात पात के आधार पर कई बार लोगों को आपस में बांटने की कोशिश करते हैं, उसका फायदा उठाते भी दिखते हैं। लेकिन जब हम जीतन राम मांझी के इतिहास के ऊपर गौर करें, अगर हम खास करके जिस गया से जीतन राम मांझी चुनाव लड़ते हैं उसके बारे में गौर करें, उसके ऊपर जो एनालिसिस है वह करें, तो हमें ऐसा लगता है कि जीतन राम मांझी वहाँ से संसद का, जब भी सांसद का चुनाव लड़े, वे जो है वहाँ संसद का चुनाव लड़ने के वक्त जो है, लोकसभा का चुनाव लड़ते वक्त जो है हारते हुए दिखे हैं। लेकिन उसी गया जिले के विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो जैसे दो जगह से उन्होंने चुनाव लड़ा, एक जगह से वे जीत गए, एक जगह से हार गए। तो इसके पीछे अगर हम जाएं तो यह जो जातीय समीकरण दिखता है, जिस तरह की जात पात की भावना जो बिहार के राजनेताओं में देखी जाती है, जिसके आधार पर वे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते देखे जाते हैं, या इन्हीं कारणों से अगर देखें तो आज बिहार जो है रसातल में भी जा रहा है। जिस तरह से पहले के अगर हम इतिहास के ऊपर गौर करें तो बिहार में जात पात का जो राजनीति है, या इसका इतिहास काफ़ी पुराना है, बल्कि ये कहें कि देश के आज़ादी के कुछ दशक बाद ही राजनीति जो है वह जात पात और धर्मों के आधार पर इस तरह से देखी जाने लगी कि इसके आधार पर भी कई लोग जीत कर आने लगे। तो जो चुनाव की जो प्रक्रिया है उसमें ऐसे लोग आए तो कहीं ना कहीं जो लोगों के जेहन में, मन मस्तिष्क में है, या कहीं ना कहीं यह जात धर्म का जो भेदभाव है यह बैठा हुआ है। तो यह एक सच्चाई है, इसे हमें मानकर चलना चाहिए। लेकिन जब हम संविधान की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, तो उसमें इन सब बातों को कहीं से जगह नहीं दी गई है। और वास्तव में कोई भी जात अपने आप को ऊंचा दिखाए या नीचा दिखाने की कोशिश करे तो यह भी सही नहीं है। क्योंकि अगर हम जाति की बात करें तो यह पेशे पर आधारित रहा है, और पेशे पर आधारित रहा जाति बाद में चलकर यह वंशानुगत माना जाने लगा। यानी कि अगर हम पहले के जो इतिहास रहे हैं उसके ऊपर गौर करें तो उसमें यह आता है कि जो पेशा था किसी मनुष्य का,
अगर वह पेशा चुनता है, पेशे से जो है वह पंडित होता है, ब्राह्मण का पेशा चुनता है, तो उसे ब्राह्मण हम समझते थे, उसे पंडित समझते थे। कोई जो है पेशा जिस तरह का चुनता है, लोहे का काम करने का चुनता है, उसे हम लोहार कहते थे। सोने का काम करने का जो है चुनता है, उसे हम सोनार कहते थे। तो इस तरह की बातें थी, तो पेशा पर आधारित होती थी, यानी कि उस समय जो है जाति आपको रोजगार की गारंटी देती थी, लेकिन आप उसमें बंधे हुए नहीं थे। आप अगर चाहें तो किसी भी जाति से हो, अगर आप में आप पंडित का जो गुण होता है, जो गुण होता है, जो ज्ञान होता है, वह अगर आप में है तो आप पंडित भी बन सकते हैं। इस तरह की बातें थी, लेकिन आगे चलकर यह जो है यह जन्मजात हो गई, और यहीं से जो है पूरी बीमारी की शुरुआत होती है। जो सामाजिक समरसता को धूमिल करने की बात होती है, यहाँ से यह दिखती है। लेकिन इस तरह के बातों में जाने से अच्छा होगा कि हम जो है विकास के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। हम इन तरह के बयानों को अगर तवज्जो देते हैं तो वो सब मुद्दे पीछे छूट जाती हैं, और हम कहीं ना कहीं एक ऐसे रास्ते में भटकते हुए नज़र आते हैं, ऐसे बातों पर चर्चा करते हुए नज़र आते हैं जिसकी वास्तव में कोई ज़रूरत ही नहीं थी, वह इस समय की कोई मांग ही नहीं थी, लेकिन हम कहीं ना कहीं उस बात को करके भटकते हुए नज़र आते हैं। पूरा समाज गुमराह होता हुआ नज़र आता है। हम ये कहें कि पूरी की पूरी राजनीति ही गुमराह होती दिखती है। तो ऐसे में अगर हम वहाँ गया से अगर इतिहास देखें और आज के समय में देखें, जैसे माझी जिनका जो टाइटल है, ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे। मैं गया जाकर रहता हूँ, कई बार जाता हूँ रिपोर्टिंग की वजह से भी, और कई बार मैं एक सोशल वर्कर होने के नाते भी अलग अलग समाज के लोगों से मिलता हूँ, उनके साथ जो बातचीत करता हूँ, उससे मैंने पाया कि वहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसे देखा जाए तो टाइटल में माझी लगा हुआ है और उसके हिसाब से वे महादलित हैं, और वे चर्च भी जाते हैं, वे क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, वे क्रिश्चियन धर्म अपना चुके हैं, लेकिन नाम वही है, टाइटल वही है। तो इस तरह की बातें हैं। लेकिन अगर टाइटल के हिसाब से देखें तो उन्हें हम हिंदू जो समाज है, जो हिंदू धर्म है, उसमें समझते हैं। उसके जो महादलित समुदाय हैं उनसे हम उनका अर्थ लगाते हैं, जो माझी है वह महादलित हैं। इस तरह की बातें हैं। तो आज हम देखें कि किस तरह से पूरा समाज जो है अनर्गल बातों को, अनर्गल बातें जिन पे चर्चा नहीं होनी चाहिए उसके ऊपर चर्चा करने की तरफ जो है कहीं ना कहीं मजबूरन विवश हो रहा है। क्यों? क्योंकि जीतन राम मांझी जैसे नेता हैं इस देश में, और ख़ास करके बिहार का एक दुर्भाग्य है कि यहाँ ऐसे ऐसे बहुत सारे नेता आपको मिल जाएंगे जो जात पात के आधार पर, दलित महादलित अगड़ा पिछड़ा के आधार पर राजनीतिक रोटियां सेकते नजर आते हैं। और वह भी तब जब देश के आज़ादी के 70 दशक बीत गए हैं, तब तब भी जात पात के आधार पर, अगड़ा पिछड़ा के आधार पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। यहाँ जो है आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करने की बात अगर सामने आती भी है तो उसके आधार पर कोई राजनीति करना नहीं चाहता है। ऐसा दिखता है कि जो नेता है वे अपने शानो शौकत में, अपने ऐशो आराम में कोई कमी रखना नहीं चाहते हैं, लेकिन वहीं जो जनता है वह ऐसा दिखता है कि उनके शानो शौकत में हर जगह कटौती की बात आती है। वे गरीब से और गरीब होते जा रहे हैं, बदतर बद से बदतर स्थिति जो कहे, इस तरह की स्थिति देखने में सामने आ रही है। ऐसा आ रहा है, जो आंकड़े हैं अगर उनके ऊपर हम ध्यान दें तो यह भी सामने आ रहा है कि जो गरीबी रेखा के नीचे जो लोग थे उनकी संख्या और तेज़ी से अभी बढ़ने लगी है। पिछले कुछ सालों से अगर हम देखें, पहले भी थी, लेकिन अभी जो है देखें हम तो लगातार वह और तेज़ी से बढ़ रही है। तो ये सब चर्चा के विषय थे, लेकिन इन सब बातों पर कोई चर्चा नहीं। ऐसे ऐसे मुद्दों पर चर्चा होती दिख रही है जिसका वास्तव में इस समय में कोई महत्व नहीं होना चाहिए। अगर हम जात की बात करें, जैसा कि मैंने चर्चा किया, तो जात इस तरह से पेशे पे आधारित था, है और यहीं रहना भी चाहिए। लेकिन आज हम जो है उसका जन्मजात व्याख्या कर रहे हैं। ऐसे दिख रहा है कि हम उसी के आधार पर अपने आप को ऊंचा नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि संविधान की बात करें तो सबको समानता का हक है, सबको समान जो है अधिकार मिला हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर ऊंच नीच की बातें भी होती रहती है।
तो इस तरह से कहीं ना कहीं ये जो बातें हैं एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं हो सकती हैं। लेकिन हम लगातार इन सब तरह की बातों को अगर तवज्जो देते हैं तो कहीं ना कहीं उन सब मुद्दों से पीछे भी छूटते हुए नजर आते हैं, उन सब मुद्दों से भटकते हुए नजर आते हैं वास्तव में जिनके ऊपर आज के समय में चर्चा होनी चाहिए थी वह नहीं होती है। अगर हम धर्म की बात करें या जाति की बात करें तो यह पेशे पर आधारित है या व्यक्तिगत एक चुनाव होता है जो जिस तरह से जिसको चुने, तो इसको लेकर कोई राजनीतिक टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, राजनीति में इसके लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। तो जनता जो आम जनता है उसको भी इतना एक तरह से ये कहा जाए कि अशिक्षित रखा गया है कि वह इसके ऊपर लंबी बहस करने को तैयार रहती है। जबकि अगर शिक्षित हो जनता तो उसके लिए जात पात धर्म सबका मायने सही मायने में जो है अगर हम कहें तो उसका सही अर्थ में वह मूल्यांकन खुद ब खुद कर सकती है। लेकिन ऐसे ऐसे नेता कहीं ना कहीं पूरे समाज को गुमराह करते हुए दिखते हैं। अगर हम जीतन राम मांझी के बारे में भी हम कह सकते हैं कि उनके बारे में देखना होगा, अगर वो मंदिर नहीं जाते हैं तो क्यों नहीं जाते हैं। हो सकता है कि वे मंदिर नहीं जाते हो, चर्च जाते हो, किसी और धर्म को मानते हो और इस तरह की बातें हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में इस तरह की बातें सामने आ रही है। मैं इसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन यह कहता हूँ कि यह एक व्यक्तिगत चुनाव होता है। इसको लेकर आप पूरे समाज को या एक परिधि बनाकर उसके ऊपर घेरा नहीं बना सकते हैं, उसके ऊपर इस तरह की अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और वह भी एक इतने ऊंचे कद का नेता, बिहार का जो चीफ मिनिस्टर रह चुका हो, वह नेता इस तरह की बातें करता है तो यह कहीं से भी मर्यादित भाषा नहीं दिखती है। और मैं इस टॉपिक को आगे भी बढ़ाऊंगा।